So hello students, this is Topper's Court and I am SK मिश्रा। ठीक है, तो अभी ये एनडीए सीरीज़ की जो एनडीए फिज़िक्स की सीरीज़ है उसकी ये 4th वीडियो में जो है आप सबको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। ठीक है, और इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम, दैट इज़ फिज़िकल क्वांटिटीज़। ठीक है, और उसके साथ में हम यूनिट्स। अभी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमें देखनी है कि भाई फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या क्या होती हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले क्या है कि जो लॉ ऑफ द फिज़िक्स है, ठीक है, उन्हें हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वो किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ में। कहने का मतलब लॉ ऑफ फिज़िक्स आर एक्सप्रेस्ड इन फिज़िकल क्वांटिटी। मतलब फिज़िक्स के जो लॉ हैं उनको हम फिज़िक्स की भाषा में कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो जो फिज़िकल क्वांटिटी होती है वो कितने तरह की होती है? फिज़िकल क्वांटिटी इज़ ऑफ द टू टाइप। ठीक है भाई, फिज़िकल क्वांटिटी इज़ ऑफ द टू टाइप। अब हम देखेंगे कि जो हमारी फिज़िकल क्वांटिटी है वो दो तरह की होती है, एक होती है फंडामेंटल और एक होती है डिराइव्ड। ठीक है, तो कौन कौन सी होती है? एक होती है फंडामेंटल और एक होती है डिराइव्ड। कहने का मतलब कि एक होती है जो बिल्कुल ही फंडामेंटल होती है, मतलब जिसको और किसी से नहीं डिराइव किया जा सकता, जिसे और कोई से नहीं निकाला जा सकता, जो इंडिपेंडेंट है। मतलब कि ये ऐसी यूनिट्स हैं, ये ऐसी क्वांटिटी हैं जो क्या हैं, फुल्ली इंडिपेंडेंट हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। और ये क्वांटिटीज़ कैसी हैं? जो किसी न किसी के ऊपर डिपेंड करती हैं। बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, ये कितनी क्वांटिटीज़ हैं? आप सबको पता होगा कि ये 7 क्वांटिटीज़ हैं। कितनी क्वांटिटीज़ हैं? 7 क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम बताते हैं कौन कौन सी क्वांटिटी है। तो सबसे पहला है आ गया आपके लेंथ। ठीक है, क्या आ गया? लेंथ। उसके बाद में आ गया मास। उसके बाद में क्या होता है? टाइम। उसके बाद में क्या होता है? करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है भाई, उसके बाद में क्या होता है? टेम्परेचर। उसके बाद में एक होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या होता है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और उसके बाद में होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो किसी पर डिपेंड नहीं करती हैं, यानी जिनसे कोई और क्वांटिटीज़ को हम डिराइव नहीं कर सकते हैं। ये फंडामेंटली है, ये बेसिक है। समझ गए? ये क्या है? बिल्कुल बेसिक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ खाने की, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ फूड की, तो फूड में हम क्या क्या खाते हैं? फॉर एग्जांपल अगर हम कह दें कि भाई हम क्या खाते हैं? चपाती खाते हैं। ठीक है, अभी चपाती खाते हैं, उसके बाद में हम क्या खाते हैं? मान लीजिए अगर मैं कह दूं कि भाई हम कुछ मटर पनीर खा रहे हैं। ठीक है, वी आर गोइंग फॉर मटर पनीर। अभी क्या है जो इसमें फंडामेंटल होगा, तो जो चपाती में फंडामेंटल है वो क्या होगा? वीट होगा। मतलब गेहूं है तो उसके आटे से क्या किया गया? इसे डिराइव किया गया और चपाती बनाई गई है। ठीक है, बट और मटर पनीर में क्या है? एक तो मटर है जो कि नेचुरली हुई, और उसके बाद में मिल्क है। मतलब कि मटर से हमने क्या बनाया? तो वो तो नेचुरली हो गई। उसके बाद में मिल्क है, दूध से हमने क्या बना लिया? पनीर। तो ये सब क्या बोलेंगे कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, ये फंडामेंटल चीज़ें हैं। उसके बाद में इनसे डिराइव करके हमने क्या बनाया? ये बनाया, मतलब फूड बनाया। तो इसी तरह से जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, इनसे डिराइव करने के बाद में क्या बनता है? डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है भाई, क्या होता है? डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं विच कैन बी डिराइव्ड, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? डिराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से? फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है भाई, एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। इसके कई सारे एग्जाम्पल है, पूरी फिजिक्स इसी से भरी हुई है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं वेलोसिटी। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, चलो, एक्सेलरेशन। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं मोमेंटम। ऐसे में कई सारे एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। इसमें हमने क्या पढ़ लिया? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या हैं। ठीक है, अब हमें पता चल गया भाई क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। अब जब क्वांटिटीज़ पता चल गया तो भाई हमें ये भी पता होना चाहिए कि इनको हम मेज़र कैसे करते हैं। तो किसी भी क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए हमें क्या लगेगा? यूनिट। क्या होता है? यूनिट। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये ख़त्म कर दिया। अब इनकी यूनिट्स हम आगे लिखेंगे और इसके बाद में इसको पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो यूनिट क्या होता है? दे आर ऑफ द चोजन स्टैंडर्ड। इनका एक स्टैंडर्ड होता है जिससे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी पुराने ज़माने में जब हमें नापना होता था 1 फीट,
तो हम क्या करते थे, अपने हाथ की हेल्प लेकर के इस तरह करके उसको फीट मान लेते थे, ठीक है, फीट। अब हमें मान लीजिए नापना है 100 फीट, तो हम क्या करते थे, 100 बार इसी हाथ से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 ऐसे करके नापते रहते थे बार 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 बार। सिमिलरली यहाँ भी होता है, हमने एक स्टैंडर्ड ले लिया है हर चीज़ का। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया लेंथ, तो हमने क्या ले लिया, लेंथ का स्टैंडर्ड है मीटर, फॉर एग्जाम्पल मीटर हमने मान लिया। अब क्या करेंगे, किसी भी चीज़ को, हमारे पास 1 मीटर है, किसी भी चीज़ को नापना होगा तो बता देंगे कि भैया ये कितना है, इसी मीटर का 10 गुना है, यानी कि 10 मीटर है। 10 मीटर मतलब 1 मीटर का 10 गुना है, ठीक है भाई। हमने स्टैंडर्ड ले लिया मास में किलोग्राम मान लीजिए, या फिर टाइम में हमने ले लिया सेकंड, तो कितना टाइम बीता, तो हम कह देंगे कि भाई 1 सेकंड होता है हमारा स्टैंडर्ड है, ठीक है, फंडामेंटल है, और उसके बाद में अभी कितना टाइम बीत गया, मान लीजिए 10 सेकंड हो गया। तो कहने का मतलब जो 1 सेकंड हमारा वो फंडामेंटल टाइम था ना, उसका 10 गुना समय निकल चुका, ठीक है। इसी तरह से हम यूनिट्स बनाते हैं और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, यूनिट, ठीक है भाई। अब जो यूनिट होती हैं, जैसे कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं, जैसे तमाम फिजिकल क्वांटिटी हमने पढ़ लिया अभी, ठीक है। अब इसी में जो फिजिकल क्वांटिटी होगी, देखिए वो कैसे लिखी जाती है, वो एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई भी यूनिट लिखी जाएगी, अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो वो मान लीजिए n है। अब इसके आगे यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। कहने का मतलब कि जो n है ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है। मान लीजिए लेंथ है, तो लेंथ में मान लीजिए मेरी लंबाई कितनी है, मेरी नहीं, मेरे रूम की लंबाई कितनी है, 10 फीट है, ठीक है, या फिर 2 मीटर है, मान लो 2 मीटर। तो अभी हमें क्या कैसे लिखना होगा, 2 तो क्या हो गया, फंडामेंटल जो है वो क्या नाम, यूनिट हो, क्या नाम, फिजिकल क्वांटिटी हो गई क्या 2। अभी इसके आगे क्या लिखेंगे, मीटर, यानी इसकी यूनिट। यहीं से आप स्टार्ट हो जाता है कि भाई फिजिक्स में हमेशा क्या लिखना है, यूनिट्स लिखते ही रहना है, ठीक है, किसी भी चीज़ के आगे यूनिट्स लिखना है। अब हम आगे बात करेंगे इसी में, ठीक है। तो देखते हैं फंडामेंटल यूनिट्स जो होती हैं, यूनिट ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट। देखो अब जो यूनिट होती हैं इनके टाइप देख लेते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ द यूनिट। जैसे फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स थे, कितने थे, 2, इसी तरह से इनके भी 2 टाइप होते हैं, ठीक है। तो भाई एक होता है क्या, फंडामेंटल यूनिट, एक को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या होगा, सिंपल सी बात है, जैसे फंडामेंटल आपका, जैसे हमने पढ़ा अभी यहाँ पर लास्ट में कि भाई जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, ठीक है, वैसे ही फंडामेंटल यूनिट भी होती है, और जैसे डिराइव क्वांटिटी होती है वैसे ही डिराइव्ड यूनिट भी होती है। तो यहाँ पे यूनिट का जो टाइप है वो सबसे पहला हो गया फंडामेंटल यूनिट, और दूसरे का हो गया क्या, डिराइव्ड यूनिट। अब हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है भाई, डिराइव्ड यूनिट। अब फंडामेंटल क्वांटिटी हमने कितनी पढ़ी थी, 7, तो फंडामेंटल यूनिट भी 7 ही तो होगी, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट्स में क्या है कि यूनिट, क्या बोलेंगे इसे, यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी को हम क्या बोलते, फंडामेंटल क्वांटिटी की जो यूनिट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट। जैसे अगर मैं मान लूँ लेंथ, तो लेंथ की क्या है, मीटर, तो m क्या हो गया, मीटर, मीटर का ये सिंबल है m, ठीक है भाई, और इसको मीटर, ये होता है मीटर। अब ये m क्या हो गया, ये हो गया फंडामेंटल यूनिट। जैसे मान लूँ मास, तो मास किस में नापते हैं, केजी में, यानी कि किलोग्राम। तो किलोग्राम क्या है, ये फंडामेंटल यूनिट है, और मास क्या है, ये है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है भाई। तो इस मतलब मास एक क्वांटिटी है, और इस क्वांटिटी को किस यूनिट में नापते हैं, किलोग्राम को, ठीक है भाई। अब हम आगे अगर बात करते हैं अपने डिराइव्ड यूनिट की, तो डिराइव्ड यूनिट में भी इसी तरह है। देखिए आगे बढ़ते हैं हम, डिराइव्ड यूनिट में यूनिट, देखो भाई, यूनिट ऑब्टेन्ड विद हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट। मतलब जो फंडामेंटल यूनिट होती हैं उनसे जो यूनिट डिराइव की जाए, जैसे हमने फंडामेंटल क्वांटिटी में पढ़ा था कि जो डिराइव्ड क्वांटिटी में पढ़ा था कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव की जाए उन्हें हम कहेंगे, क्या बोलेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी। इसी तरह से जो फंडामेंटल यूनिट से डिराइव किया जाएगा उन्हें हम कहेंगे डिराइव्ड यूनिट, ठीक है भाई। जैसे कि अब बात कर लेते हैं भाई, जैसे मान लीजिए मैं बात कर लूँ वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या होता है, सबको पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू एरिया, हाइट होता है, ठीक है। अब लेंथ भी एक तरह का लेंथ ही है, ब्रेड्थ भी नापोगे तो लंबाई में ही नापोगे, और हाइट भी नापोगे तो वो भी मीटर में नापोगे। तो तीनों किस में नाप रहे हो, मीटर में ही नाप रहे हो, ठीक है भाई। अब ये मीटर मैंने क्या लिख दिया, ये क्या है, फंडामेंटल यूनिट है ये। बोलो ये क्या था, ये क्या था, फंडामेंटल क्वांटिटी। ये फंडामेंटल क्वांटिटी था, क्या क्वांटिटी था, लेंथ की क्वांटिटी है, मतलब लंबाई, सब मीटर में ही नाप रहे हैं।
अभी ये क्या है, फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे इसको, ठीक है भाई। अब ये यूनिट्स मिल करके जब m और m, तो आपको इतना पढ़ा ही होगा, वो ये हो जाएगा m3, बोलो भाई, यानी कि हो गया मीटर क्यूब। अब ये क्या आ गया, इसको हम बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट। क्या बोलेंगे, डिराइव्ड यूनिट। मतलब ये फंडामेंटल क्वांटिटी की जो यूनिट है उसे फंडामेंटल यूनिट, और उसके बाद में ये जो डिराइव्ड यूनिट है, ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। वॉल्यूम क्या है, एक तरह का डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो डिराइव्ड क्वांटिटी की जो यूनिट आई उसको हम बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट। बोलो भैया, हार्ड है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। इसी में से एनडीए में कहीं एक एग्जाम्पल घुमा करके दे देगा, ठीक है। तो इसके लिए आप सब रेडी रहिएगा, ठीक है। इतनी सी बात है। उसके बाद में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। तो भाई सिस्टम ऑफ यूनिट हमने पढ़ रखा है कि जो यूनिट के सिस्टम होते हैं कई तरह के होते हैं, ठीक है। तो जो हम कुछ सिस्टम्स हैं उन्हें पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सिस्टम होता है FPS। सबसे पहले मैं हेडिंग डालता हूँ सिस्टम्स ऑफ यूनिट, ठीक है भाई। तो अभी 4 तरह के यूनिट हम पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है। सबसे पहला होता है FPS, ठीक है भाई। और दूसरा होता है CGS तो सुना ही होगा। उसके बाद में एक होता है MKS, उसके बाद में एक होता है SI। बोलो भाई। अब SI है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे आती है ये, ठीक है। अब इसके बाद में इसमें क्या है, मीटर, किलोग्राम और सेकंड का यूज़ होता है MKS में, ठीक है भाई। और CGS में मतलब सेंटीमीटर और ग्राम और सेकंड में यूज़ होता है, ठीक है। FPS में फुट, पाउंड और सेकंड में यूज़ होता है, ठीक है। तो इनका मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ। यहाँ है फुट, ठीक है, और पाउंड, सेकंड तो सब में ही रहेगा। ये क्या है, सेंटीमीटर और ग्राम, ठीक है। ये क्या है, मीटर और केजी। ये क्या है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल है, ठीक है भाई। अब इसमें देखते हैं कि जो भी फुट होता है, ठीक है, फुट के लिए जो यूनिट हम यूज़ करते हैं, फुट के लिए वो कैसी यूनिट होती है, फुट, सॉरी जो हाँ, इसमें हम फुट के लिए यूज़ करेंगे, किसके लिए यूज़ करेंगे, सॉरी, ये लेंथ के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये जो पाउंड होता है ये हम किसके लिए यूज़ करेंगे, इसमें हम इस वेट के लिए यूज़ करेंगे, किसके लिए, वेट के, यानी कि मास के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है भाई। और जो सेकंड होता है ये हम किसके लिए यूज़ करेंगे, बताइए, टाइम के लिए। तो मतलब ये आपको सब में देखने को मिलेगा कि ये लेंथ, वेट यानी मास और जो है टाइम, यानी कि लेंथ, मास और टाइम, इन 3 फंडामेंटल को मान करके हमने क्या बनाया है, सिस्टम ऑफ द यूनिट्स। हालांकि इससे बहुत ही ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने का वो नहीं है चांसेस, बट क्या है, ये हमें पता होना चाहिए सिस्टम ऑफ द यूनिट, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट हमें पता होना चाहिए, ठीक। अब आगे आते हैं, और जो हाँ SI सिस्टम होता है, SI सिस्टम, इसी में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें क्या होता है, 7 फंडामेंटल यूनिट आती हैं, कितनी, 7 फंडामेंटल यूनिट होती हैं। और इसी में जो है 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स भी होती हैं। बोलो भाई, इतना समझ में आ गया? अगर इतना समझ में आ गया तो मतलब आप सही जा रहे हैं, ठीक है। अब जो डिस्टेंस होती है इनकी हम कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, जो अभी क्वेश्चन आएंगे आपके उसमें एनडीए एग्जाम में, इसमें आपके फंसने के काफ़ी सारे चांसेस हैं। देखते हैं इसको हम कि भाई कुछ स्मॉलर यूनिट्स भी होती हैं। जैसे हमने पढ़ लिया कि लेंथ की क्या यूनिट होती है, मीटर होती है, ठीक है। बट क्या लेंथ की मीटर ही एक यूनिट होती है? नहीं, लेंथ की कुछ स्मॉलर यूनिट्स होती हैं। तो ये आप देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्मॉलर यूनिट्स। तो अभी देखो, अगर मैं बात करूँ 1 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले तो आप लोग ये बताओ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। फिर 1 सेंटीमीटर में अगर मैं बात करता हूँ तो इसी का 10⁻² मीटर हो जाएगा। ये कैसे आया, कैसे होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये भी नहीं आता तो मतलब आप एनडीए के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह से 1 mm की बात करें अगर, तो उसमें हो जाएगा 10⁻³ मीटर। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर में कितना, 10 mm होता है। स्केल तो सबने यूज़ करी होगी, ठीक है। तो अभी हम सेंटीमीटर को mm बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 मीटर इज इक्वल टू ये 10, ये 100 है, इंटू 10 कर देंगे इसको, और ये आ जाएगा 1000 mm, ठीक है भाई। अब इसी को अगर इन्वर्स इसका करेंगे तो इन्वर्स हो जाएगा 1/1000, बोलो, और ये हो जाएगा 10⁻³ मीटर। तो यानी कि 1 mm में इतना मीटर होता है, ठीक है। 1 मीटर में तो 1000 mm होता है, मगर 1 mm में कितना मीटर होता है, ये इतना, ठीक है। एक माइक्रोन, समझ गए? माइक्रोन में हमेशा याद रखना
कि अगर मिली में रख रहे हैं हम तो उसमें -6 की पावर -6 आती है, 10 की पावर -6 आती है, ठीक है। माइक्रोन का ये सिंबल होता है, ठीक है, इज इक्वल टू 10 की पावर -4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ये मीटर, हाँ सेंटीमीटर हो गया, ठीक है भाई। बोलो अब इसी को हम क्या करेंगे, एक बार अगर मीटर में बनाते हैं तो कैसे होगा, 10 की पावर -6 मीटर। मतलब हमें ये याद रखना है 1 म्यू इक्वल्स टू, म्यू बोलते हैं इसको, माइक्रोन इक्वल्स टू 10 की पावर 6 मीटर, ठीक है भाई। तो कुछ क्वेश्चंस या कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे आ सकते हैं जिनमें हमें इन सब की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। अब आगे आते हैं और थोड़ा सा नैनोमीटर देख लेते हैं, ठीक है। अभी कुछ ये इंपॉर्टेंट्स हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है तो इसको आप ध्यान रखिएगा, नैनोमीटर, ठीक है। आपके 11th-12th में भी काम आने वाली है, ठीक। अब आते हैं नैनोमीटर में 10 की पावर -7 सेंटीमीटर, या सीधा सीधा बात करूँ तो 10 की पावर -9 मीटर है। बहुत सिंपल है, नैनो और 9, नैनो से 9, ठीक है, याद रख सकते हैं हम। उसके बाद में एंगस्ट्रॉन्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगस्ट्रॉन्ग ये होता है एंगस्ट्रॉन्ग, ठीक है भाई। इसका सिंबल है ए और ये ऊपर एक नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है। उसके बाद में आता है एक फर्मी क्या होता है ना, जो एटम होता है ना उसका रेडियस होता है, इसलिए फर्मी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए। तो ये 10 की पावर -15 मीटर होता है। मतलब हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, क्या क्या पढ़ ली एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे। सेंटीमीटर पढ़ लिया, ठीक है, मिलीमीटर पढ़ लिया, हम देखो छोटे से आ रहे हैं, पहले तो मीटर पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, सेंटीमीटर पढ़ा। उसके बाद में हम मिलीमीटर पे आ गए, मिलीमीटर से हम कहाँ आ गए, 1 माइक्रोन पे आ गए, माइक्रोन से हम कहाँ आ गए, 1 एंगस्ट्रॉन्ग आ गए। उसके बाद में हम कहाँ आ गए, 1 फर्मी आ गए। बोलो भाई इतनी बात समझ में आई। अब हमें क्या करना है, चुपचाप से यहाँ पर देखना है कि भाई 1 मीटर में तो 1 मीटर होगा, नो प्रॉब्लम। 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, 10 की पावर -2 मीटर होगा। इसी तरह 1 mm में 10 की पावर -3 मीटर होगा, 1 माइक्रोन में 10 की पावर -6 मीटर होगा, और यहाँ पर क्या नाम एंगस्ट्रॉन्ग है तो 10 की पावर -10 मीटर होगा, और फर्मी है तो 10 की पावर -15 मीटर होगा। बोलो भाई किसी को कोई डाउट, आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में अपने छाप लेना है, ठीक है, और ये याद हो जाना चाहिए। उसके बाद में हम अभी बात करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे कि कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, और उसके बाद में आज का लेक्चर ये यहीं पर एंड करेंगे, ठीक है। बट थोड़ा सा और अभी आगे बढ़ाते हैं क्योंकि अब मज़ा आ रहा है पढ़ाने में, ठीक है, और आई होप आपके समझ में भी आ रहा होगा। तो अब आते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जैसा मैंने आपको लिखवाई दिया है, पहले बता ही दिया कि भाई ये लेंथ है होता है, मास है, ये रटा होना चाहिए, ठीक है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, ये सब, ठीक है। तो ये है लेंथ, ये है मास, उसके बाद में हो जाएगा ये टाइम, उसके बाद में हो जाएगा क्या, टेम्परेचर, उसके बाद में करंट। बोलो भाई समझ में आ रहा है, करंट। उसके बाद में ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, या आप रटोगे भी 11th में। उसके बाद में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो ये लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये सब इनके यूनिट्स क्या हैं। इसकी तो मीटर है, आपको अच्छे से पता चल गया। इसकी किलोग्राम है, आपको अच्छे से पता चल गया। टाइम का सेकंड है, ये भी आपको पता है। टेम्परेचर का केल्विन होता है। यहाँ क्वेश्चन सीधा सीधा एक बार आया था कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ दी टेम्परेचर इज, तो आंसर था केल्विन, फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, नन ऑफ दी अबव। बहुत लोग डिग्री सेल्सियस पे टिक करके चले आए, मगर सेल्सियस नहीं होता, केल्विन होता है। बोलो भाई समझ में इतनी बात। हाँ, अब आते हैं करंट। करंट किसका क्या होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर, ठीक है, ए से शो करते हैं इसे। उसके बाद में ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला, ठीक है भाई, कैंडेला। और उसके बाद में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, खूब पढ़ा होगा, मोल नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ेंगे कहाँ, केमिस्ट्री में, ठीक है, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस में। अब उसके बाद में 2 एक्सटर्नल मैंने एडिशनल बताई थी, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट, उन यूनिट्स को हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली यूनिट्स है रेडियन, बोलो समझ में इतनी बात। और दूसरी चीज़ है स्टेरेडियन, ठीक है। अब ये हमें याद रखना है, थोड़ा सा पता रखना है, इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के नहीं है, बट हमें याद होना चाहिए कि ये प्लेन जो एंगल बनता है उसका है, ठीक है भाई, प्लेन एंगल, और ये बनेगा सॉलिड एंगल की यूनिट है, ठीक है। रेडियन और स्टेरेडियन ये सॉलिड एंगल की यूनिट है। जैसे सॉलिड एंगल मतलब ये सॉलिड कोन है, अभी इसका एंगल बन रहा है, सॉलिड कोन है, तो ये स्टेरेडियन कहलाएगा इसकी यूनिट, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ गई? अगर हाँ तो ठीक है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ
जैसे हमने स्मॉलर यूनिट ऑफ द डिस्टेंस देखी, ये देखिए स्मॉलर यूनिट ऑफ द डिस्टेंस देखी है ना, इसी तरह से कुछ बिगर यूनिट ऑफ द डिस्टेंस भी होती हैं। तो उन बिगर यूनिट्स को देख लेते हैं और ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो क्या है यहाँ पर, बिगर यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस। तो बड़ी बड़ी यूनिट्स क्या होती हैं, अब छोटी यूनिट्स हम देख चुके हैं, ठीक है। एंगस्ट्रॉन्ग क्या होता है, फर्मी क्या होता है, नैनोमीटर क्या होता है, ये सब हम देख चुके हैं। अब हमें देखना है बिगर यूनिट्स। तो बिगर यूनिट्स में आपने सुना होगा लाइट ईयर। लाइट ईयर का क्या मतलब होता है कि जैसे अगर ये स्पेस है, ये क्या है, स्पेस है पूरा, और मैंने यहाँ पर एक टॉर्च जला दी छोटी सी, लो भाई जला दी, ठीक है, और मैंने टाइम नोट कर लिया कि मैंने 8 बजे रात को 8 PM पे ये टॉर्च जला दी है, ठीक है। अब देखते हैं 8 PM, ठीक है, आज की जो भी डेट हो, मान लीजिए 28 है, तो 28 को, ठीक है, 28 सितंबर को 2021 को हमने क्या किया, एक टॉर्च 8 बजे जला दिया। अब 8 बजे सेम कब, 28 सितंबर और 2022, मतलब ठीक 1 साल बाद, कब, ठीक 1 साल बाद, ठीक है, 1 साल बाद अगर हम चेक करते हैं कि जो लाइट हमने यहाँ से छोड़ी थी वो कितना दूर पहुँच गई, कहाँ पहुँच गई, कितना दूर पहुँच गई है, कितने दिन में, 1 साल में, ठीक है भाई। तो उस दूरी को क्या बोलते हैं, उसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, लाइट ईयर। कहने का मतलब कि अगर एक लाइट 1 साल तक ट्रेवल करती रहे और वो जितना दूरी ट्रेवल कर लेगी उस पीरियड में, उसी को हम क्या बोलेंगे, लाइट ईयर। तो अब ये कितना होता है एक लाइट ईयर, मतलब अगर छोड़ दिया जाए तो कितनी दूर तक वो लाइट जाएगी। देखो भाई कितनी दूर तक जाएगी, 9.46, याद रखना ये 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। मतलब अगर हम 946 लिख दें, 9.46 लिखें और इसमें 15 जो है जीरो लगाएं, तो 15 जीरो मतलब डेसिमल है, तो 2 जीरो कम हो गया, यानी 13 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इतना, यानी इतना मीटर। यानी कि अगर हम इसमें से 1 2 3 अगर जीरो हटा देते हैं तो इतना किलोमीटर, मतलब वो इतना किलोमीटर चली जाएगी। बोलो भाई, ठीक है। तो कहने का मतलब लाइट ईयर बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है। तो हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, बिगर यूनिट ऑफ द, ठीक है। तो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा। अब इतने बड़े डिस्टेंस की हमें क्या ज़रूरत है, हम तो पेपर पे पढ़ते हैं यार, सेंटीमीटर, मीटर, इसमें से हमारा काम चल जाता है, मगर इतनी बड़ी यूनिट्स का क्या मतलब है क्यों है, स्पेस में, स्पेस में, कहाँ भाई, स्पेस में, ठीक है। एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी, एक स्टार से दूसरे प्लैनेट की दूरी, ये सब कैसे नापोगे भाई, मीटर से नापोगे, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, नहीं, ये बहुत ह्यूज बॉडी है, ठीक है। और ह्यूज बॉडी होने की वजह से हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, लाइट ईयर की। तो लाइट ईयर क्या है, ये भी क्या है, यूनिट ऑफ द डिस्टेंस है। तो एक बार एनडीए में क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है, और उसमें लिखा हुआ था कई सारी यूनिट्स जो कि फालतू की यूनिट्स थी, जैसे लिखा हुआ था एम्पेयर, लिखा हुआ था कैंडेला, लिखा हुआ था स्टेरेडियन, लिखा हुआ था, और एक चुपचाप से लिखा हुआ था लाइट ईयर। तो बच्चों को लगा कि भैया लाइट ईयर क्या है, लाइट ईयर तो डिस्टेंस से रिलेटेड नहीं है, कैंडेला तो वैसे भी नहीं है, एम्पेयर तो करंट का है, स्टेरेडियन तो ये है। तो सब कंफ्यूज हो गए, किसी ने सारे मोस्ट ऑफ द बच्चे छोड़ के चले आए। तो ऐसा नहीं करना है, ये भी क्या है, डिस्टेंस की एक यूनिट है और इसको टिक करके आना है भाई। समझ गए इतनी बात, ठीक है। तो फिजिक्स में बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं एनडीए में, ठीक। तो घबराना नहीं है, आराम से पढ़ना है। अभी आते हैं पारसेक, ठीक है। एक पारसेक ये होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, ठीक है। ये होता है एक, ये भी एक बिगर यूनिट है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है लाइट ईयर और एक है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। एक एस्ट्रो यानी कि इसको अगर हम लाइट ईयर में कन्वर्ट करें तो 3.26 लाइट ईयर, ये इससे भी बड़ी है, ठीक है। मतलब अगर लाइट 3.26 ईयर्स के लिए जाती रहे तब जा करके एक पारसेक कवर करेगा। मतलब छोटा कौन है, लाइट ईयर छोटा है, पारसेक बड़ा है, ठीक है भाई। अगर हम बात करें एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की, तो एस्ट्रोनॉमिकल वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये थोड़ा स्पेस में यूज़ होता होगा, ठीक है। तो अब हम इसकी बात करेंगे। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितना होता है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। बोलो भाई ये। तो हमने क्या किया, अभी स्मॉलर यूनिट भी देख लिया और लार्जर यूनिट भी देख लिया, ठीक है।
लार्जर यूनिट भी इसकी देख लिया। तो हमने दोनों चीज़ें देख लिया है, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे बिगर यूनिट भी हो गया। उसके बाद में हमने क्या क्या पढ़ लिया, यहाँ पर हमने जो है स्मॉलर यूनिट देख लिया, यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ लिया, ठीक है भाई। और इससे पहले हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा, जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ा और डिराइव्ड क्वांटिटी पढ़ा। उसके बाद में उनकी यूनिट्स पढ़ ली। तो हमने इतना सारा चीज़ें कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरी नोट्स हैं उनसे मैं साइमल्टेनियसली आपको नोट्स बना बना करके ऐसे ही पढ़ाते चलूँगा, ताकि आपके ज़्यादा समझ में आए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का फीडबैक आया कि सर यूट्यूब पे जो स्लाइड्स बन रही हैं उनसे उतना अच्छा समझ में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि अब पेन पेपर पर ही वीडियो बनेगी, और इस तरह से मुझे एक्सप्लेन करने में आसानी भी है और आपको समझने में भी आसानी है। तो प्लीज़ फॉलो मी, ठीक है। और सारी वीडियो आपको देखनी है, ठीक है, तभी आपका जो है कुछ कल्याण हो सकता है, समझ रहे हैं। क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान लेकर के आपका एनडीए नहीं निकल सकता है, ठीक है। आई हैव ट्राइड, और मैंने खुद जो है इसको 3 बार निकाला हुआ है एनडीए। तो मुझे पता है किस तरह से इसकी कौन सी चाबी इसमें काम करने वाली है और कितना पढ़ना है, ठीक है। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते रहते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो बहुत सारा ज्ञान लेने के चक्कर में पड़ जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, सेलेक्टिव स्टडी करनी है, जैसे कि मैं आपको सेलेक्टिव स्टडी पर फोकस करवा रहा हूँ, ठीक है। सो प्लीज़ बी विद मी, और भी जो एस्पिरेंट्स हैं उनको प्लीज़ शेयर करिए, ठीक है, सो दैट एवरीवन कैन टेक profit from this video. Okay, so thanks for your support and keep watching. Okay, Jai Hind.